हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 196, मिस्टी का झूठ और आदित्य का पागलपन। मिस्टी बार बार जिया को देख रही थी जो खिड़की से सर टिकाए बैठी थी। मिस्टी ये बात आदित्य को बताने का सोचती है, लेकिन तभी वो जिया से किया हुआ प्रॉमिस याद करती है तो वो फोन रख देती है। कुछ देर में वो जिया को अपने फ्लैट में लाती है तो गेट लॉक करते हुए बोलती है, अच्छा है ये अभी यहाँ नहीं है। वार उसके सवालों के जवाब देते देते मेरा दिमाग खराब हो जाता। वो अंदर मुड़कर देखती है, जिया वही चुपचाप खड़ी थी तो मिस्टी उसे बोलती है, जिया क्या सोच रही है? ये मेरा घर है तो तेरा भी घर है, तो इतना सोच क्यों रही है? चल। वो उसे अंदर लाकर सोफे पर बिठा देती है और उसे पानी लाकर देती है। जिया पानी पीती है तो मिस्टी उसे बोलती है, रात बहुत हो गई है जिया, चल सो जाते हैं। वैसे ये मेरा 2 BHK का फ्लैट है, लेकिन एक रूम को कल मैं साफ करवा दूंगी, तो तू आज मेरे साथ सो जा मेरे रूम में। जिया उससे बोलती है, मिस्टी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मिस्टी उससे बोलती है, नहीं, जब तक मुझे तेरा कोई क्लियर एड्रेस नहीं पता चलेगा मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने देने वाली हूँ, तो प्लीज अभी चल सोते हैं। वैसे भी मेरे सर में आज बहुत दर्द हो रहा है। वो जिया का सामान अपने साथ रूम में लेकर जाते हुए जिया को बेड पर बिठाते हुए बोलती है, जिया सो जा। जिया चुपचाप लेटकर आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंख बंद करते ही मिस्टी, जो अब तक एकदम चिल होकर उससे बात कर रही थी, वो टेंशन में आ जाती है। मिस्टी लाइट ऑफ करके लेट तो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। वही जिया, उसकी तो नींद ही उड़ चुकी थी। सुबह का समय। प्रीति उठकर हॉल में आती है तो देखती है अभी कोई भी नहीं उठा है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई थी। वो ऊपर देखते हुए बोलती है, जिया अभी सो रही होगी, आई होप उसे अच्छे से नींद आए हो, आज उसकी पसंद का खाना बनेगा। वो किचन में जाकर सभी सर्वेंट को बताने लगती है कि आज उन्हें क्या क्या बनाना है। आरव और रोहन दोनों ही जिम एरिया में थे, वो दोनों उठ चुके थे। आदित्य का रूम। आदित्य को नींद अब तक खुली नहीं थी, उसे बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई थी। तभी उसके चेहरे पर पर्दे से झांकती हुई सूरज की किरणें पड़ती है। आदित्य पलटकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। वो अपना हाथ बेड पर फेरता है तो उसे वो पूरा खाली महसूस होता है। आदित्य तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। वो कुछ देर खाली बिस्तर को देखता रहता है जहां जिया नहीं थी, तो आदित्य जल्दी से उठकर पूरे रूम में अपनी नजरें दौड़ाता है, लेकिन जिया वहां नहीं थी। वो बिना कुछ और केक किए सीधे नीचे आता है और एक जोरदार आवाज में बोलता है, बीवी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि किचन से प्रीति और कुछ सर्वेंट बाहर आ जाते हैं। वही रोहन और आरव भी जिम एरिया के बाहर आकर नीचे देखते हैं। तभी आदित्य प्रीति को घूरते हुए बोलता है, बीवी कहाँ है? उसकी बात प्रीति को समझ नहीं आती है तो वो उससे बोलती है, जिया अभी नीचे नहीं आई है जीजू, वो तो ऊपर रूम में। उसने इतना ही बोला था, तभी आदित्य के दिमाग में जिया की कही गई बात आती है। आदित्य, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना? वो याद आते ही आदित्य गुस्से से भर जाता है और जल्दी से ऊपर अपने रूम में भागता है। वही उसकी बात सुनकर प्रीति भी घबरा गई। वो ऊपर खड़े आरव और रोहन को देखते हुए बोलती है, जिया रूम में नहीं है तो कहाँ गई? तभी रोहन चिल्लाकर सभी सर्वेंट को बुलाता है। सभी जल्दी से हॉल में आ जाते हैं तो रोहन सभी से बोलता है, पूरा मेंशन चेक करो, लेडी बॉस यही मेंशन में होंगी। वो सभी अलग अलग जगह चेक करने लगते हैं। प्रीति भी उनके साथ चेक करने लगती है। आरव रोहन से बोलता है, रोहन ब्रो, कहीं जिया कहीं? तभी रोहन और आरव भी जल्दी से नीचे भागते हैं। वो दोनों भी बाहर आकर जिया को आवाज देने लगते हैं। वही आदित्य अपने रूम में आकर बाथरूम में चेक करता है, लेकिन वो नहीं थी। तभी आदित्य जाकर चेंजिंग रूम में देखता है, वहां पर जिया के कपड़े नहीं थे। आदित्य का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपना सर पकड़ते हुए रूम में घूमने लगता है जैसे वो पागल हो चुका हो। तभी वो अपने ऑफिस एरिया में जाता है और वहां ड्रॉवर से अपनी गन निकालते हुए उसके अपने पीछे रखते हुए रूम में बाहर आता है। प्रीति, आरव और रोहन उसे देखते हैं तो आदित्य सीधे जाकर कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। तभी रोहन और आरव भी दूसरी कार से वहां से निकल जाते हैं।
वही प्रीति घबरा गई थी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो खुद से बोलती है, हे भगवान, ये हो क्या रहा है? प्लीज जया को सही सलामत घर वापस भेज दीजिएगा, प्लीज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वही आदित्य पूरी रफ्तार से सड़क पर कार को दौड़ा रहा था और हर तरफ देख रहा था, लेकिन उन सड़कों पर उसे जया कहीं भी नहीं दिख रही थी। वही रोहन और आरव भी जया को ढूंढने निकल गए थे, उन्हें भी जया कहीं नहीं दिख रही थी। मिस्टी का घर। मिस्टी सोकर उठती है तो देखती है जया शांति से सो रही है। वो जया को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके बाहर आती है और जाकर चाय बनाने लगती है। चाय बनाते हुए भी मिस्टी जया के बारे में ही सोच रही थी। जया की नींद जैसे ही खुलती है, वो रूम से बाहर आती है तो किचन में खड़ी मिस्टी को देखती है। तभी उसका ध्यान चाय पर जाता है जो धीरे धीरे बहने वाली थी। जया जल्दी से आकर गैस बंद कर देती है और मिस्टी को देखती है। तभी मिस्टी चाय देखते हुए बोलती है, ओह सॉरी। तभी वो जया को देखते हुए बोलती है, जया तू उठ गई, चल बैठ, मैंने चाय बनाई है तेरे और मेरे लिए। चल, आज बहुत दिनों बाद साथ में चाय पियेंगे। वो 2 कप में चाय लेकर जया के साथ हॉल में आ जाती है और जया के हाथ में चाय देते हुए बोलती है, पीकर बता कैसी बनी है चाय। जया चाय पीती है तो उससे बोलती है, अच्छी है। वही दूसरी तरफ आदित्य जया को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका था, लेकिन उसे जया कहीं नहीं मिली। तभी वो अपनी कार को एक तरफ रोक देता है और अपने सर पर हाथ फेरते हुए स्टीयरिंग पर एक जोरदार मुक्का मारता है। तभी वो खुद से बोलता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया बीवी, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की? आदित्य बिल्कुल पागल हो चुका था, क्योंकि जया की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। वही रोहन और आरव भी हर तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें जब जया कहीं नहीं मिली तो वो दोनों मेंशन वापस आ जाते हैं। उन दोनों को आता देखकर प्रीति जल्दी से दोनों के पास आते हुए बोलती है, क्या हुआ, जया मिली क्या? बोलो न, तुम दोनों अकेले क्यों वापस आए? जया मिली या नहीं? उसकी बात का रोहन और आरव के पास कोई जवाब नहीं था। वो दोनों आकर सोफे पर सर पकड़कर बैठ जाते हैं। तभी प्रीति दोनों से बोलती है, प्लीज कुछ तो बोलो, जीजू कहाँ है? और तुम लोग जया को भी नहीं लाए? तभी आरव उससे बोलता है, प्रीति हमें जया नहीं मिली, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। उसकी बात सुनकर प्रीति उन दोनों से बोलती है, अरे तो तुम दोनों ऐसे सर क्यों झुका रहे हो? देखना जीजू उसे वापस ले आएंगे, वो जया को ढूंढ लेंगे, तुम दोनों से ही कुछ नहीं होता है। प्रीति अपने आंसू पोंछते हुए अंदर अपने रूम में चली जाती है। तभी वो गुस्से में मिस्टी को फोन लगाती है। मिस्टी जैसे ही अपना फोन देखती है तो प्रीति उसे फोन कर रही थी। मिस्टी जया को देखती है जो कहीं खोई हुई थी, उसका बिल्कुल भी ध्यान फोन पर नहीं था। मिस्टी फोन को लेकर अपने रूम में आ जाती है और फोन उठाती है तो उसे प्रीति के रोने की आवाज सुनाई देती है। मिस्टी को तुरंत समझ में आ जाता है कि स्वर्ण मेंशन में सभी को जया के गायब होने की खबर हो चुकी है। वो प्रीति से बोलती है, प्रीति क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तभी प्रीति उससे बोलती है, मिस्टी वो जया जया कहीं चली गई है, सभी उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल ही नहीं रही है। पता नहीं जया कहाँ चली गई है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसने क्या सोचकर ये कदम उठाया है। कहीं रात को जीजू की बताए उस बात की वजह से तो जया नहीं चली गई। उसकी बात सुनकर मिस्टी उससे बोलती है, रात की बात? रात को जीजू ने क्या बताया तुम लोगों को? तभी प्रीति उससे बोलती है, यही कि तू बहुत पहले से जानती थी कि रूही ही जया है और तुम्हें लेटर भेजने वाले के बारे में भी तू जानती थी। रोहन जीजू से पूछ रहा था तो उन्होंने सब कुछ बता दिया, वही जया ने सुन लिया था। उसकी बात सुनकर मिस्टी खुद से बोलती है, रोहन ने जीजू से इस बारे में बात की? तभी वो उससे बोलती है, रो मत प्रीति, जया मिल जाएगी, जीजू तो उसे ढूंढ ही लाएंगे, वो कहाँ ही गई होगी। उसकी बात सुनकर प्रीति अपने आंसू पोंछते हुए उससे बोलती है, हाँ मुझे भी जीजू पर पूरा भरोसा है, वो जया को ढूंढ लेंगे, लेकिन तू इस बात को सुनकर मुझे परेशान क्यों नहीं लग रही है? प्रीति ने तो ऐसे ही ये बात बोली थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मिस्टी घबरा जाती है। वो उससे बोलती है, काका कैसी बात कर रही हूँ प्रीति?
मैं परेशान क्यों नहीं होऊंगी? क्या मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ? क्या सिर्फ तू ही उसकी दोस्त है? तुझे ही उसकी ज्यादा चिंता है। उसकी बात सुनकर प्रीति उससे बोलती है, हाँ मुझे पता है तू भी उसकी बहुत चिंता करती है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं लग रहा है। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, शायद जीजू आ गए हो जिया को लेकर। मिस्टी रूम से बाहर जिया को बैठे हुए देखती है तो खुद से बोलती है, नहीं प्रीति, जीजू को जिया नहीं मिली है, क्योंकि वो तो। तभी प्रीति उससे बोलती है, मिस्टी तू कुछ बोल रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है। मिस्टी फोन काट देती है और खुद से बोलती है, आई एम सॉरी प्रीति, मैं फिर से तुम लोगों से ये बात छुपा रही हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम लोगों को बताया तो तुम लोग यहाँ आ जाओगे और जिया कहीं चली गई तो। नहीं नहीं, मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी। वो बाहर आती है तो जिया से बोलती है, जिया आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, आज मैं पूरा दिन साथ बताऊंगी। तू कितने दिनों बाद वापस आए है? पता है जब तू चली गई ना तो मेंशन में सभी की लाइफ पूरी तरह से बदल गई, सब अलग हो गए। ये बोलते हुए मिस्टी के चेहरे पर एक उदासी सी छा जाती है। तभी जिया बोलती है, और मेरा वापस आना भी किसी के लिए अच्छा नहीं है मिस्टी, इसलिए मैं यहाँ से जान चाहती हूँ बहुत दूर, ताकि मेरी वजह से मेरे परिवार पर कोई प्रॉब्लम ना आए। वो उससे बोलती है, मिस्टी तू तो लंदन में रही है न, वहाँ के बारे में सब जानती है, तो प्लीज कुछ कर। मैं लंदन चली जाऊंगी बिना किसी के पता चले। उसकी बात सुनकर मिस्टी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी वो उससे बोलती है, नहीं वो अभी लंदन जाने की फ्लाइट्स नहीं है, कुछ समय तक। मैंने कुछ दिन पहले देखी थी। उसकी बात सुनकर जिया कुछ नहीं बोलती है। वही आदित्य सीधे ऑफिस आया था, उसे ऐसे गुस्से में आता देख पूरे कंपनी में सन्नाटा छा गया था। तभी मैनेजर रोहन को फोन करके उसे बताता है कि बॉस ऑफिस आए हैं। रोहन उससे बोलता है, अगर सभी को अपनी जान प्यारी हो तो आज कोई भी उनके सामने मत जाना। उसके बाद वो फोन काट देता है। आदित्य अपने केबिन में कुर्सी पर बैठा अपने माथे को अपनी 2 उंगलियों से सहलाते हुए ये सोच रहा था कि जिया कहाँ जा सकती है। एपिसोड 197, एक का खौफ। उसकी बात सुनकर जिया उसे देखती है। तभी वो उससे बोलती है, सॉरी मिस्टी, मेरी वजह से तुम। उसने इतना ही बोला था कि मिस्टी उससे बोलती है, क्या बोल रही है जिया तू? मैंने कहा था ना कि आगे से ऐसी बकवास बिल्कुल मत करना। तू मेरी दोस्त, मेरी फैमिली है, तो तू ये कैसे बोल सकती है? वही दूसरी तरफ आदित्य ऑफिस से सीधे उस जगह पर आया था जहां वो काफी दिनों से नहीं आया था। उसके वहां पहुंचने पर सिर्फ उसके जूते की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वो सीधे अंदर आकर एक अंधेरे रूम के सामने लगी बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर अपने माथे पर अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को लगाते हुए बोलता है, बाहर निकालो उसे। एक बॉडीगार्ड जो खुद किसी शैतान की तरह लग रहा था वो जाकर उस रूम को खोलता है और वही खड़ा हो जाता है। तभी आदित्य ध्यान से उस अंधेरे रूम को देखने लगता है। तभी वो उस आदमी को देखता है। वो आदमी उसका इशारा समझकर अंदर चला जाता है। आदित्य कुर्सी के सिरहाने से सर टिकाए आंखें बंद किए अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए किसी राज की तरफ बैठा हुआ था। तभी पीछे से वहां पर रोहन पहुंचता है। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो भागते हुए आया है। वो सीधे जाकर आदित्य के साइड में खड़ा हो जाता है। आदित्य एक बार साइड देखकर वहां खड़े सभी गार्ड्स पर अपनी गुस्सैल नजरें घुमाता है तो सभी अपना सर झुका लेते हैं। तभी उस कमरे से किसी की एक जोरदार चीख सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वहां किसी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। तभी सामने उस रूम से वो गार्ड किसी को खींचते हुए बाहर लाकर आदित्य के सामने पटक कर जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वही उस आदमी को देखते ही रोहन अपनी आंख जोर से बंद कर लेता है और फिर आंखें खोलकर सामने देखने लगता है। वो आदमी पूरा खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था उसके जख्म पर एक नया जख्म हो रहा था, जैसे उसे खाना और पानी नसीब न हुआ हो। उसकी आंखें भी ढंग से खुल नहीं रही थी। तभी आदित्य उसकी तरफ झुककर उससे बोलता है, मैं याद हूँ आहूजा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तभी आहूजा धीरे से अपनी नजरें उठाकर आदित्य को देखता है तो उससे बोलता है, के मुझे मौत दे दे, तू मुझे मार क्यों नहीं देता है? तभी आदित्य उससे बोलता है, बस कुछ दिन और आहूजा, तुझे देखकर मैं भी बोर हो गया हूँ और शायद ये पिंजरा भी।
तो जैसे इतने समय रहा है, बस कुछ दिन और। तेरे सच्चे दोस्त को तेरे पास ले आओ, फिर दोनों को साथ में मारूंगा। उसकी बात सुनकर आहूजा उसे देखता है। आदित्य किसी सनकी इंसान की तरह उसे देख रहा था। तभी आदित्य उसे बोलता है, तेरे दोस्त को मैं जितनी छूट दे रहा हूँ वो उतना ही ज्यादा अपने मौत के करीब आ रहा है, तो अब तुझे ये दर्द ज्यादा नहीं सहना होगा। मेरी डॉल को मारने की वजह से तो मैं तुझे तब तक ऐसे ही रख देता जब तक तू इस शरीर को खुद ही नहीं छोड़ देता, लेकिन क्या करूं, मुझे ये तेरा शरीर देखने की बिल्कुल भी चाह नहीं है। तो अपनी सांसें थोड़े और समय के लिए बचा कर रख। आदित्य वहां से उठ जाता है और रोहन से बोलता है, पूरे शहर में ढूंढो, वो यही होगी। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। वही रोहन सामने पड़े आहूजा को देखते हुए बोलता है, तूने इस जन्म में बहुत बड़ी गलती कर दी जो बॉस से लड़ने आ गया। आहूजा में इतनी जान ही नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। तभी वो आदमी दोबारा से उसे खींचकर उस कमरे में बंद कर देता है। रोहन सीधे बाहर आता है। आदित्य कार में बैठा था। रोहन आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। तभी आदित्य उससे बोलता है, मिस्टी के घर चलो। मिस्टी का नाम सुनते ही रोहन के हाथ स्टीयरिंग पर कस जाते हैं। वो आदित्य से इस वक्त कोई सवाल करना जरूरी भी नहीं समझाता है, तो वो सीधे मिस्टी के घर की तरफ कार मोड़ देता है। मिस्टी का घर। जिया और मिस्टी रूम में बैठी बातें कर रही थी, या ये बोल सकते हैं मिस्टी ही जिया को खुश रखने की कोशिश कर रही थी। वही जिया सिर्फ उसकी बात सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। तभी उसके घर की बेल बजती है। मिस्टी और जिया एक दूसरे को देखती है तो मिस्टी उसे बोलती है, ऑफिस से कोई होगा और कोई नहीं। वो बाहर आती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है, तो वो एक बार देखती है कि बाहर कौन है, लेकिन जैसे ही वो ये देखती है तो उसके कदम खुद ब खुद पीछे हो जाते हैं। मिस्टी डर गई क्योंकि सामने आदित्य खड़ा था। उसे देखकर मिस्टी इतना डर गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। वो डर से इधर उधर होने लगती है। वही बेल बार बार बजने की आवाज सुनकर जिया भी रूम से बाहर आ जाती है। मिस्टी जैसे ही उसे देखती है वो तुरंत जिया को अंदर लेकर जाते हुए उससे कहा है, जिया प्लीज बाहर मत आना। वो जाने लगती है। तभी जिया उसका हाथ पकड़कर उससे बोलती है, कौन है बाहर? मिस्टी। मिस्टी जिसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, वो एक लंबी सांस लेते हुए उससे बोलती है, वो बाहर जीजी जीजू है। जीजू खड़े हैं बाहर। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मिस्टी अपना सर पकड़कर इधर उधर घूमने लगती है। वही बाहर आदित्य गुस्से में मिस्टी के घर की डोरबेल बजा रहा था। मिस्टी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वही आदित्य के बारे में सुनकर तो जिया भी डर जाती है। तभी वो कुछ सोचकर मिस्टी से बोलती है, मिस्टी आओ मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरे रूम में लेकर आती है, जो मिस्टी का स्टोर रूम था। जिया उससे बोलती है, मिस्टी ये रूम लॉक कर दो बाहर से, और प्लीज आदित्य को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ प्लीज। मिस्टी जो पहले ही घबराई हुई थी वो ये सही समझती है, तो वो उसे बोलती है, हाँ लेकिन प्लीज बिल्कुल भी आवाज मत करना, वरना आज मेरा लास्ट दिन हो जाएगा। अभी तो मैंने अपने सपने भी नहीं पूरे किए। मिस्टी उससे ये बोलते हुए जल्दी से रूम को लॉक करके चाबी अपने पास छुपा लेती है और खुद को सही करके एक लंबी सांस लेकर जाकर गेट खोलती है। उसके गेट खोलते ही आदित्य सीधे अंदर आ जाता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है, बीवी। उसकी आवाज सुनकर मिस्टी के साथ साथ रूम के अंदर जिया भी कांप जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। तभी आदित्य मिस्टी के पूरे घर को चेक करते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम यहाँ हो, इसलिए अभी बाहर आओ, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जो मैं तुम्हारे सामने आज तक नहीं लाया। उसकी बात सुनकर तो मिस्टी कांपने ही लगी थी। तभी आदित्य झटके से मिस्टी के सामने आ जाता है और गुस्से में उससे बोलता है, बीवी कहाँ है? मिस्टी अटकते हुए उससे बोलती है, वो जी जियामू, मुझे नहीं पता है कहाँ है। तभी आदित्य उसके सर पर अपनी बंदूक तान देता है। अपने सर पर बंदूक देखते ही मिस्टी की सांसें रुकने को तैयार थी। तभी आदित्य उससे बोलता है, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना। मिस्टी के मुंह से शब्द ही गायब हो गए थे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले। तभी आदित्य पूरे घर को देखते हुए बोलता है, बीवी तुम जानती हो मैं तुम्हारी सांसों को भी पहचानता हूँ। तुम मुझसे कब तक भागोगी? और मुझसे अगर किसी ने झूठ बोला है तो सजा अब दोनों को मिलेगी।
आदित्य की बात सुनते ही जिया जो रो रही थी वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तभी आदित्य गुस्से में उस दरवाजे पर एक लात मारता है, जिससे जिया डर कर पीछे हो जाती है। आदित्य गुस्से में वहां से निकल जाता है। जिया वही दीवार से सटकर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। वही आदित्य के वहां से जाते ही मिस्टी जल्दी से रूम को लॉक कर लेती है और खुद को संभालते हुए लंबी लंबी सांस लेने लगती है। तभी उसे कार की आवाज सुनाई देती है तो वो जल्दी से बालकनी में आकर नीचे देखती है। रोहन वही कार से टिककर खड़ा था। तभी आदित्य जा कार में बैठ जाता है। रोहन कार को वहां से ले जाता है। मिस्टी गुस्से में खुद से बोलती है, रोहन भी आया था। वैसे तो हमेशा मुझे अपनी शकल दिखाता रहता है, लेकिन जब आज मुझे उसकी जरूरत थी तो आज आया भी नहीं। तुम रुको, मैंने तुम्हें अपनी शकल देखने के लिए तरसा न दिया तो मेरा नाम भी मिस्टी नहीं। तभी उसे याद आता है। वो जल्दी जाकर उस रूम को खोलती है तो सामने देखते ही वो शॉक्ड हो जाती है। जिया एक कोने में बैठी अपने मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। वो जल्दी से भागकर जिया के पास बैठते हुए उससे बोलती है, जिया रो मत प्लीज, जीजू गए, सच में देख उन्हें कुछ पता नहीं चला, प्लीज मत रो। तभी जिया उसे बोलती है, मिस्टी मुझे जल्दी ही जाना होगा, मुझे पता है वो मुझे ढूंढ लेंगे, प्लीज कुछ करो, मैं उनके सामने नहीं आना चाहती हूँ वरना मैं नहीं जा पाऊंगी, प्लीज। मुझे पता है आदित्य मुझे तब तक ढूंढेंगे जब तक मैं खुद उनके सामने नहीं आ जाती हूँ, लेकिन मैं अब खुद की वजह से किसी को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ, प्लीज। मिस्टी जिया को गले लगाकर उसे शांत कराने लगती है। तभी जिया उसे बोलती है, मैं खुद चेक करूंगी फ्लाइट्स, मुझे आज ही निकलना है यहाँ से। वो जल्दी से मिस्टी के रूम में आते हुए कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे सामने मिस्टी का लैपटॉप दिखता है तो वो मिस्टी से बोलती है, मिस्टी मैं तुम्हारा लैपटॉप। मिस्टी को खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उससे बोलती है, ठीक है चेक कर ले, लेकिन जिया एक बार और सोच ले, तेरी वजह से किसी को कोई खतरा नहीं है और अगर कुछ होगा भी तो उसे तब देख लेंगे ना। जिया अपने आंसू पोंछते हुए उससे बोलती है, नहीं मिस्टी मैं अपनी बच्ची खो चुकी हूँ, मुझमें अब किसी और को खोने की हिम्मत नहीं है, मैं अब किसी के साथ कुछ होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरा सबसे दूर रहना ही ठीक है। उसकी बात सुनकर मिस्टी उसे बोलती है, तुझे क्या लगता है तेरे दूर जाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं जिया, तेरे दूर जाने से सब पर खतरा और बढ़ेगा, क्योंकि तू जिस इंसान की बीवी है, तेरे दूर जाने से वो एक सनकी इंसान बन गया है जिसे सिर्फ तू संभालना जानती है। तो तू क्यों डर रही है जिया, क्यों? तू ऐसे इंसान की बीवी होकर डर रही है जिसका नाम सुनते ही सब डरने लगते हैं। मिस्टी की बात जिया के कान में रुकी। वो उसकी बात सुनकर उसे देखती है तो मिस्टी उसे बोलती है, मैं सिर्फ तुझे समझा सकती हूँ, लेकिन ये तेरी लाइफ है, तुझे जो सही लगे वो कर, लेकिन याद रखना तेरा वापस जाना सबके लिए खतरा बन सकता है। मैं ऑफिस जा रही हूँ, डोर लॉक कर लेना और प्लीज अपनी दोस्ती के लिए कहीं मत जाना, प्लीज मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। जिया उसकी बात सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करती है, वो चली जाती है। जिया गेट लॉक करके अंदर आती है और एक तरफ बैठकर अपना सर पकड़ते हुए खुद से बोलती है, मैं क्या करूं भगवान, मिस्टी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन मेरी आरू मेरी वजह से मुझसे दूर हो गई, अभी मैं और किसी को नहीं खोना चाहती हूँ, नहीं खोना चाहती। तभी उसे मिस्टी की बात याद आती है, तू जिसकी वाइफ है उसका नाम सुनते ही सभी डरने लगते हैं, तो तू क्यों डर रही है किसी बात से? मिस्टी नीचे आकर कार में बैठी ही थी, तभी उसके फोन पर कुछ मैसेज आता है तो वो कार लेकर वहां से निकल जाती है। अरोरा विला। राज और एस्टन दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे। एस्टन घूमते हुए कुछ सोच रहा था, वही सामने बैठा राज, उसके हाथ और मुंह पर चोट लगी हुई थी। तभी एस्टीन उससे बोलता है, ये के मिस्टी के फ्लैट में क्यों गया था और इतने गुस्से में निकला? उसकी बात सुनकर राज उससे बोलता है, वो तो अभी मेरे आदमी कुछ देर में बता देंगे, लेकिन एक मुझे उसकी मजबूरी हाथ लग जाए, मैं इसे जान से मार दूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। एपिसोड 198। आदित्य की कमजोरी लगी एस्टन के हाथ। उसकी बात सुनकर एस्टन उसका मजाक उड़ाकर हंसकर बोलता है,
शांति से काम लो राज, मुझे तो लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम उससे नफरत करते हो, लेकिन वो उस दुनिया की उस कुर्सी पर राज कर रहा है जहां का सपना सभी देखते हैं। वो किंग है, अभी तो उसे मारना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। एस्टीन की बात सुनकर राज का गुस्सा भड़क जाता है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है तो वो फोन को अपने कान से लगा लेता है। सामने बोली जा रही बात को वो बहुत ध्यान से सुन रहा था। वही एस्टिन उसे देख रहा था। तभी राज फोन काट देता है तो एस्टिन उससे बोलता है, कौन था? तभी राज हंसते हुए बोलता है, आह मजा आ गया मुझे ये सुनकर, और आप सुनेंगे तो आपको भी एक सुकून मिल जाएगा और हमें उसे के को सबक सिखाने का रास्ता। उसकी बात सुनकर एस्टिन उससे बोलता है, तुम्हारे हाथ अचानक से ऐसा कौन सा हथियार लग गया है जो तुम इतने सुकून की बात कर रहे हो? तभी राज मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, मेरे आदमी ने अभी एक लड़की को मिस मिस्टी के फ्लैट की बालकनी में देखा है और कुछ देर पहले वो एक के वहां से गुस्से में निकला है, मतलब कि मेरी रूही। तभी एस्टीन उससे बोलता है, मतलब जिया मिस्टी के घर पर है और अगर वो एक के वहां से अकेले गया मतलब जरूर उन दोनों में कुछ हुआ है। उसकी बात सुनकर राज उससे बोलता है, मेरे पास अच्छा मौका है, मैं अपनी रूही को वापस अपने पास ले आऊंगा। वो उस एक के पास से निकलकर मिस मिस्टी के पास चली गई, मतलब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, अब मैं उसे ले आऊंगा। वो उठने लगता है तभी एस्टिन उससे बोलता है, रुको। राज मुड़कर उसे देखता है तो एस्टिन उससे बोलता है, लगता है उस लड़की का नाम सुनते ही तुम भूल गए। कुछ देर पहले तो तुम उस एक को जान से मार देने की बात कर रहे थे और अब उस लड़की को अपना बनाने जा रहे हो। उसकी बात सुनकर राज शैतानी तरीके से हंसते हुए उससे बोलता है, मिस्टर एस्टिन उसे तो मैं अपना बनाऊंगी, लेकिन मुझे उसके वो ड्रामे नहीं चाहिए कि तुम कौन हो, मैं रूही नहीं हूँ और पता नहीं क्या क्या। तो पहले मैं उसे के को ही उसकी नजरों के सामने मारूंगा, तब वो खुद मेरी होगी, मेरे पास मेरी रूही बनकर रहेगी। आहा बेबी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। वो वहां से निकलते हुए एस्टन से बोलता है, उसके लिए कमरा रेडी करवाए, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना बोलकर राज वहां से अपने आदमियों के साथ निकल जाता है। वही पीछे खड़ा एस्टीन किसी को फोन करके बोलता है, इसके पीछे जाओ, वरना उस लड़की को देखकर ये जरूर अपना पागलपन दिखाने लगेगा। उसे लेकर आओ और वो यही आनी चाहिए, चाहे जैसे भी लेकर आओ। इतना बोलकर एस्टन फोन रखकर खुद को सामने लगे मिरर में देखते हुए बोलता है, एक अब तेरी बीवी की वजह से तुझे झुकने को मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम अब एस्टन नहीं। तूने मुझे जो घाव दिया है ये मुझे बार बार तुझे मारने के लिए और कॉन्फिडेंस देता है। अब तो तू मरेगा। तूने अपनी बीवी कैसे खुद से दूर रख लिए के? इतना बोलकर एस्टन जोर जोर से हंसने लगता है। आदित्य का ऑफिस। आदित्य अभी भी अपने हाथ में गन पकड़े सिर्फ जिया के बारे में सोचे जा रहा था। इस वक्त उसका दिमाग इतना खराब था कि आरव और रोहन ने आज आदित्य के पास कोई भी ऑफिस फाइल न ले जाने का ऑर्डर दिया था। वही वो दोनों अपने आदमियों के साथ पूरे शहर में दोबारा से जिया को ढूंढ रहे थे, जो अब उन दोनों को भी नामुमकिन लगने लगा था। मिस्टी का ऑफिस। मिस्टी अपने ऑफिस में पहुंचती है तभी अभी उसे सामने मिल जाता है। मिस्टी सीधे अपने केबिन में चली जाती है। अभी भी उसके पीछे पीछे फाइल लेकर वहां पहुंचता है। वो उस फाइल को खोलकर मिस्टी की टेबल पर रख देता है। मिस्टी उसे चेक करते हुए बोलती है, अभी मैं सिर्फ ये फाइल साइन करने के लिए आई हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आज तुम कुछ दिन ऑफिस के वर्क्स पर ध्यान देना। वो उसे पढ़ने लगती है तभी अभी उससे बोलता है, वो सब तो मैं संभाल लूंगा मिस्टी, लेकिन मुझे तुमसे पूछना था, तुम कल रात को बहुत लेट घर आई थी क्या? और आज सुबह भी तुमने गेट नहीं खोला, मैंने इतनी बार तुम्हारे घर की बेल बजाई थी। उसकी बात सुनकर मिस्टी उससे बोलती है, हाँ वो मैं कल कुछ फाइल चेक कर रही थी तो घर आने में काफी रात हो गई थी। और सुबह तुमने कब बेल बजाई मैंने सुना नहीं था, शायद उस टाइम मैं सो रही थी। उसकी बात सुनकर रवि फाइल के साइन करने वाले पेज को दिखाते हुए उससे बोलता है, और आज भी तुम इतनी जल्दी में हो? क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? प्लीज मुझे बताओ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसकी बात सुनकर मिस्टी उससे बोलती है, नहीं अभी वो मुझे घर पर ही थोड़ा काम है तो मैं कुछ दिन अभी ऑफिस नहीं आऊंगी और मैं अब चलती हूँ, ठीक है?
वो फाइल बंद करके रखते हुए वहां से निकल जाती है। वही पीछे खड़ा अभी उसे जाते हुए देखकर खुद से बोलता है, मिस्टी को ऐसा कौन सा जरूरी काम है घर पर? पता नहीं, जरूर ये मुझसे कुछ छुपा रही है। मिस्टी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। तभी मिस्टी का फोन बजता है। प्रीति का फोन आता देख मिस्टी उससे बात करती है तो प्रीति उससे बोलती है, मिस्टी चल हम भी जिया को ढूंढते हैं, वो मिल जाएगी प्लीज नहीं यार। उसकी बात सुनकर मिस्टी अब परेशान हो चुकी थी। तभी वो प्रीति से बोलती है, प्रीति कहाँ ढूंढेगी जिया को, वो कहीं नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है। वो उससे बोलती है, तू क्या बोल रही है, क्यों नहीं मिलेगी, हमें एक बार उसे ढूंढना तो चाहिए न, और तू सीधे ही मना कर दे रही है। मिस्टी मुझे सुबह ही लग रहा था तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है कि जिया कहीं चली गई है, वरना तू सुबह परेशान होती, लेकिन नहीं, तू बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। मैं समझ गई मिस्टी, तू बदल गई है, तुझे अब हमसे। उसने इतना ही बोला था। तभी मिस्टी उसे चिल्लाते हुए बोलती है, शट अप प्रीति, बकवास करना बंद कर। वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो मेरे घर में है, सेफ है, समझी तू? और मैं बिल्कुल नहीं बदली हूँ। मुझे पता है कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है, और मैंने अपनी दोस्तों हमेशा निभाई भी है। मिस्टी उसे बोले ही जा रही थी, लेकिन प्रीति ये बात सुनकर शॉक्ड हो गई थी कि जिया मिस्टी के घर में है। जिसे आदित्य पूरे शहर में ढूंढ रहा है, वो जिया मिस्टी के घर में है। प्रीति जल्दी से बैठकर पानी पीकर मिस्टी से बोलती है, मिस्टी तू पागल हो गई है क्या? तू क्या बोल रही है, जिसे पूरा घर और जीजू लगातार पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं? जिया वो तेरे पास तेरे घर में है, तो तूने किसी को बताया क्यों नहीं ये बात? तभी मिस्टी गुस्से में उसे बोलती है, क्योंकि जिया ने मुझसे प्रॉमिस लिया है और मैं अपनी दोस्त के लिए कुछ भी करूंगी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। और जिन जीजू की बात कर रही है न तू, उन्होंने मेरे सर पर बंदूक रखकर मुझे मारने की धमकी दी कि अगर जिया मेरे पास हुई तो वो मुझे मार देंगे। और दूसरी तरफ उनकी जिया मुझसे वादा लेकर बैठी है कि मैं अपना मुंह न खोलूं और वो यहाँ हम सभी से दूर लंदन चली जाए। उसकी बात सुनकर प्रीति को शौक पर शौक लग रहे थे। वो उससे बोलती है, जीजू ने तुझे मारने की धमकी दी? वो समझते क्या है खुद को? लेकिन मुझे पहले जिया से मिलना है। वो ऐसे कैसे हम सभी को छोड़कर जाने का सोच रही है? मिस्टी मैं तेरे घर आ रही हूँ, बस हम दोनों उससे बात करेंगे। प्रीति मिस्टी की कोई बात सुने बिना ही फोन काट देती है और बाहर आती है। पूरे मेंशन में कोई दिख नहीं रहा था। वो जल्दी से अपनी पर्स लेती है और वहां से निकल जाती है। मिस्टी अपने फोन को देखते हुए बोलती है, कहीं प्रीति सभी को बता न दे। हे भगवान, अगर ये मेरा आखिरी दिन है तो प्लीज मुझे पहले ही संकेत दे दीजिए, जिससे मैं अपने ऑफिस को किसी अच्छे इंसान के हाथ में दे दूं, वरना मेरी आरोही के नाम से शुरू की गई कंपनी डूब जाएगी। वो भी वहां से निकल जाती है। मिस्टी का घर। जिया मिस्टी के घर की बालकनी में बैठी नीचे देख रही थी। वो वहां पर काफी देर से बैठी थी तो वो उठकर अंदर आती है और पानी लेकर पीने के लिए जैसे ही हाथ लगाती है, वैसे ही उस फ्लैट की बेल बजती है। बेल सुनते ही जिया घबरा जाती है। वो पानी का ग्लास रखते हुए गेट की तरफ देखती है। तभी बेल जोर जोर से बजने लगती है। जिया इतनी तेज बेल बजने की आवाज सुनती है तो खुद से बोलती है, आदित्य। ये सोचते ही वो जल्दी से गेट के पास आकर चेक करती है कि बाहर कौन है। वो जैसे ही देखती है, लेकिन बाहर उसे कोई भी नजर नहीं आया और बेल भी बजना बंद हो जाती है। तो जिया गेट खोले बिना वापस जाने लगती है, लेकिन तभी फिर से बेल बजती है तो जिया अंदर से ही पूछती है, कौन है? तभी बाहर से आवाज आती है, वो मैं आरोही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ी एक प्रोजेक्ट फाइल लाया हूँ। मिस मिस्टी ने ये मंगाई है। उन्होंने हमारी कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया था। उसकी बात सुनकर जिया खुद से बोलती है, मिस्टी के काम के लिए आए हैं। अगर उसे फाइल नहीं मिली और कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके काम में कुछ हो सकता है। मैं ही ले लेती हूँ, जब वो आएगी तो मैं उसे बता दूंगी। ये सोचकर जिया गेट खोलने लगती है। वो गेट खोल ही रही थी कि तभी उसे बाहर कार रुकने की आवाज सुनाई देती है। वो बालकनी की तरफ अपना मुंह करती है, तभी गेट झटके से खुल जाता है। ऐसे अचानक से गेट खुलने से जिया को एक जोरदार धक्का लगता है। उसके माथे पर दरवाजे से लग जाती है, जिससे वो कुछ दूरी पर जाकर गिरती है।
जिया अपने सर को छूते हुए अपना हाथ देखती है, उसके सर से खून बहने लगा था, उसके हाथ पर खून लगा था। तभी वो गेट की तरफ देखती है। सामने से कुछ आदमी काले कपड़े पहने हुए अंदर आ रहे थे। जिया उन सभी को देखते ही डर जाती है। वो उनसे बोलती है, काका कौन हो तुम लोग? तभी राज मुस्कुराते हुए अंदर आता है। जिया जैसे ही उसे देखती है वो डर कर पीछे होने लगती है। राज स्टाइल से चलकर उसके पास आता है और जिया के सामने बैठते हुए उसके माथे पर आए खून को अपने हाथ से छूते हुए अचानक से खड़ा होकर उस आदमी को देखता है जिसने उस गेट को लात मारी थी। उसे देखते ही वो अचानक से उसे एक थप्पड़ खींचकर मारता है और उससे बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूही को चोट पहुंचाने की? वो आदमी सर झुकाकर राज से सॉरी बोलता है। राज वापस से जिया के पास बैठते हुए मुस्कुराकर उससे बोलता है, कोई बात नहीं बेबी, देखो मुझे भी कितनी चोट लगी है, इसके आगे तो तुम्हारी चोट बहुत कम है। वो जिया के गालों को छूता है तो जिया गुस्से से उसके हाथ को झटक देती है। राज मुस्कुराते हुए जिया से बोलता है, बेबी मैं तुम्हारे सारे नखरे बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर तुम मुझे उस एके के लिए छोड़कर न आती तो। एपिसोड 199, जिया हुई किडनैप और मिस्टी प्रीति को लगी चोट। जिया डर कर पीछे होने लगती है। तभी राज उसका पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोलता है, अगर तुम उस दिन भागी नहीं होती तो हमारी शादी हो चुकी होती और तुम एक रानी होती, मेरी रानी। लेकिन तुमने मुझे हर्ट किया रूही, और तुम्हें पता है मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ कि कोई मुझे हर्ट करे, ऐसा करने वाले की मैं जान ले लेता हूँ। ये सुनते ही जिया घबरा जाती है। तभी राज उससे बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा रूही, तुम तो मेरी रूही बेबी हो, लेकिन हाँ सजा तो मिलेगी तो चले। वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगता है, लेकिन जिया झटके से उसका हाथ छोड़ते हुए उससे चिल्लाते हुए बोलती है, तुम पागल हो क्या? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है? मैं रूही नहीं हूँ, मैं जिया हूँ, जिया। और मेरी शादी हुई है, मेरे पति है, तो मुझसे दूर रहो, वरना अगर मुझे तुमने टच भी किया न तो अभी तक तुम मेरी वजह से जिंदा थे, क्योंकि मैंने मेरे पति को रोक रखा है, अब नहीं रोकूंगी। तो अगर मरना नहीं चाहते हो मेरे पति के हाथों से तो चले जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर राज अपने बालों को सही करते हुए जिया के अगल बगल घूमते हुए उससे बोलता है, बेबी मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हो, ये सही तो नहीं है ना बेबी। पहले तुम चलो तो मैं वहां तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ तुम्हारा। उसकी बात सुनकर जिया उससे बोलती है, मैंने कहा दूर रहो मुझसे। राज जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ते हुए उससे बोलता है, आज तो तुम मेरे साथ ही चलोगी, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ बेबी, तो चाहे प्यार से चल लो या मैं तुम्हें जबरदस्ती ले चलता हूँ। वो जिया को खींचते हुए गेट से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन जिया उसके हाथ पर मारते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। राज हंसते हुए उससे बोलता है, नहीं बेबी, गलती मैंने पहले की तुम पर ज्यादा भरोसा करके। वो उसे खींचते हुए लेकर जा ही रहा था कि तभी लिफ्ट का गेट खुलता है और मिस्टी और प्रीति दोनों बात करते हुए आ रही थी। तभी सामने का नजारा देखते ही दोनों की आंखें फैल जाती है। दोनों ही सामने इतने आदमियों को देख शॉक्ड हो जाती है। मिस्टी जल्दी से उनके सामने जाते हुए बोलती है, हे कौन हो तुम लोग? और ये मेरा घर है, हटो यहाँ से। वो अपने फ्लैट के गेट की तरफ आने लगती है। तभी उसे सामने राज दिखता है, जो जबरदस्ती जिया को खींचते हुए बाहर ला रहा था। जिया उसके हाथ पर मार रही थी। ये देखते ही मिस्टी जल्दी से राज की तरफ जाने लगती है। तभी एक आदमी मिस्टी को पकड़ लेता है। तभी मिस्टी उससे बोलती है, राज जिया को छोड़ दो वरना तुम बहुत पछताओगे, मैंने कहा छोड़ो उसे। मिस्टी ने इतनी तेज ये कहा था कि राज अपने कान को बंद करते हुए मिस्टी से बोलता है, मिस मिस्टी क्यों इतनी तेज चिल्ला रही हो, मैं अच्छे से सुन सकता हूँ, तो धीरे ही बोलो। और क्या पछताओगे, मैं तो अपनी रूही बेबी को ही ले जा रहा हूँ, तो मेरे रास्ते में मत आओ वरना तुम भी नहीं बचोगी। राज आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसके हाथ पर एक जोरदार वार होता है। वो झटके से आगे की तरफ हो जाता है, क्योंकि उसके उसी हाथ पर लगी जिसमें पहले से चोट लगी थी। सभी तुरंत पीछे देखते हैं। पीछे प्रीति हाथ में लोहे की रॉड लिए गुस्से में उसे घूर रही थी। राज जैसे ही प्रीति को देखता है वो अपने दांत पीसते हुए बोलता है,
ओह, तो तुम भी यहाँ हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? इसको पकड़ो, इसे भी पता चलना चाहिए कि चोट का दर्द क्या होता है। उसका ऑर्डर मानकर उसके आदमी प्रीति की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जिया और मिस्टी घबरा जाती है। तभी प्रीति उन सभी से बोलती है, गलती से भी मेरे पास मत आना, वरना इतना मारूंगी कि तुम सभी अपनी शक्लें नहीं पहचान पाओगे। वैसे भी तुम सबकी शकल अच्छी नहीं है। और तू राज अरोरा, अबे तेरे जैसे लोगों को मैंने कॉलेज में बहुत अच्छे से धोया है, तो मुझे मासूम सी नाजुक कली तो बिल्कुल भी मत समझना तुम सारे, इसलिए पहले ही समझा रही हो, छोड़ो मेरी दोस्तों को। उसकी बात सुनकर राज हंसते हुए बोलता है, तभी तो मैं सोचता था कि उस आरव ने इतनी सीधी सादी घर में रहने वाली बोरिंग सी लड़की पसंद की है, लेकिन नहीं, तुम तो काफी आगे हो। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो इसे उठाओ और चलो यहाँ से। इतना बोलकर वो वापस से जिया का हाथ पकड़ने लगता है। तभी प्रीति उसे फिर से एक रॉड मार देती है। राज अब बहुत गुस्से में आ चुका था। वो सीधे प्रीति की तरफ अपनी बंदूक का निशाना लगाते हुए बोलता है, तुझे सच में मरना है मेरे हाथ से। प्रीति उसे घूर ही रही थी, तभी एक आदमी आकर प्रीति को पकड़ने वाला होता है कि प्रीति उन सभी को मारने लगती है, लेकिन वो सभी प्रीति के ऊपर भारी पड़ रहे थे। तभी एक आदमी प्रीति का सर पकड़कर दीवार पर मार देता है। प्रीति के हाथ से रॉड छूट जाती है। वो तुरंत वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। उसे देखते ही जिया और मिस्टी शॉक्ड हो जाती है। वो दोनों जोर से चिल्लाती है, प्रीति। तभी मिस्टी उस आदमी के नीचे अपने पैरों से मार देती है, जिससे वो आदमी थोड़ा पीछे हो जाता है। मिस्टी तुरंत जाकर वो रॉड ले लेती है और वो मूर्ति उससे पहले ही राज उसके सर पर मार देता है। मिस्टी के सर में भी बहुत गहरी चोट लगती है, जिस वजह से उसे चक्कर आने लगा था। वो बैठ जाती है, लेकिन तब भी उसने जिया का हाथ पकड़ हुआ था। राज उसे एक झटके से धक्का दे देता है। मिस्टी पीछे हो जाती है। जिया उन दोनों की हालत देखकर रोने लगी थी। तभी राज उसे लेकर जबरदस्ती वहां से निकल जाता है। मिस्टी और जिया सिर्फ एक दूसरे को देखती रह जाती है। उतनी देर में जिया मिस्टी की नजरों से ओझल हो जाती है। वही मिस्टी की आंखें बंद होने को थी, तभी वो अपना फोन निकालती है और रोहन का नंबर डायल करने लगती है, लेकिन तभी वो उसका नंबर हटाकर आरव को फोन लगाती है। आरव फोन उठाते हुए बोलता है, हेलो। हाँ मिस्टी बोलो। मिस्टी, जो किसी भी वक्त बेहोश हो सकती थी, वो आरव से बोलती है, प्रीति और मैं बेहोश जिया को। उसने इतना ही बोला था कि वो वही बेहोश हो जाती है और फोन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। आरव मिस्टी की बात को समझ नहीं पाता है, तो उसकी आवाज न आने पर वो उसे दोबारा से फोन लगाता है, लेकिन फोन नहीं उठता है। वो घबरा जाता है। तभी वो रोहन से बोलता है, रोहन ब्रो, मिस्टी के घर। उसने इतना ही बोला था, तभी वो देखता है रोहन ने कार मिस्टी के घर की तरफ मोड़ ली है। वो इतनी तेजी से कार चला रहा था जैसे मिस्टी उससे दूर जा रही हो। उसे देखकर आरव उससे बोलता है, मिस्टी जिया की बात कर रही थी और प्रीति, वो दोनों साथ में। प्रीति तो मेंशन में थी। तभी आरव कुछ सोचकर प्रीति को फोन लगाने लगता है, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। आरव को भी घबराहट होने लगी थी। वो गुस्से में बोलता है, ये दोनों हमेशा अपने मन की करती है और कुछ न कुछ हो जाता है। उधर भी का समझ नहीं आ रहा है मुझे। एस्टन विला। उस विला के सामने आकर 5-6 गाड़ियां एक साथ रुकती है। तभी सभी कार से आदमी निकलकर बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। राज कार से बाहर आकर जिया से बोलता है, बेबी बाहर आओ। जिया, जो आसपास देख रही थी, वो धीरे से कार से बाहर आती है। तभी उसकी नजर उस विला की छत पर खड़े एस्टन पर जाती है, जिसे देखते ही जिया का गुस्सा फिर से बढ़ जाता है। राज जिया से बोलता है, बेबी देखो, हम आ गए, अब बिना कोई नाटक किए चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ता उससे पहले ही जिया पीछे की तरफ होते हुए वहां से भागने लगती है। बिना राज के ऑर्डर के उसके किसी आदमी ने जिया को पकड़ा भी नहीं। जिया गेट से सीधा बाहर की तरफ भाग जाती है। उसे भागता हुआ देख राज गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, इसे समझ क्यों नहीं आता है। वो जल्दी से उसके पीछे भागता है, लेकिन जिया उससे थोड़ा दूर थी, तो वो वहीं रुककर चिल्लाकर उससे बोलता है, बेबी रुक जाओ, मैंने कहा वापस आओ बेबी। जिया एक बार उसे मुड़कर देखती है, लेकिन फिर से भागने लगती है। तभी राज अपनी बंदूक निकालकर सीधे उसकी तरफ निशाना लगाते हुए बोलता है, बेबी रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसे भी रोक सकता हूँ। आई
जिया बंदूक देखती है तो डर से और तेज भागने लगती है, लेकिन तभी राज जिया के एक पैर पर गोली चला देता है। वो गोली जिया के पैर को छूते हुए निकल जाती है, लेकिन उसे जिया के पैर में लगती है। वो दर्द में जोर से चिल्लाते हुए वहीं गिर जाती है। तभी राज आराम से उसके पास आते हुए बोलता है, मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ, मुझसे दूर मत भागो बेबी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। अब तो मैं तुम्हें ऐसे रखूंगा कि तुम भाग भी नहीं पाओगी। जिया नफरत से उसे देखते हुए बोलती है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो राज, बहुत बड़ी। राज उसकी बात सुने बिन जिया को एक ही हाथ से जबरदस्ती उठाते हुए एस्टन के विला के अंदर ले आता है। एस्टन जैसे ही जिया को देखता है, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो जिया को ध्यान से देखता है। उसके पैर से खून बह रहा था, जिसका दर्द उसके चेहरे पर समझ में आ रहा था। उसकी आंखों से ही पता चल रहा था कि वो कितना रोई है। वही जिया उसे सिर्फ नफरत से देख रही थी। तभी राज एस्टीन से बोलता है, मेरी बेबी का रूम रेडी है न मिस्टर एस्टन। एस्टन उससे बोलता है, बहुत अच्छे से। वो आगे आगे एक रूम की तरफ जाता है। राज जिया को खींचते हुए उस कमरे में ले आता है। एस्टन और राज उस रूम को देखते हैं। तभी राज उससे बोलता है, वाह बहुत अच्छा रूम है। वो जिया को सीधे उस रूम में धकेल देता है। जिया जिसके एक पैर में गोली लगी थी, वो धड़ाम से वहीं गिर जाती है। एस्टन मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगता है। तभी राज उससे बोलता है, एक मिनट, इसे ऐसे ही नहीं रख सकते, मेरी बेबी बहुत चालाक है। वो बाहर चला जाता है। तभी एस्टन जिया के सामने आते हुए उससे बोलता है, तेरी एक गलती ने तुझे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अच्छा खासा मैंने उस टाइम तुझे मार दिया था, लेकिन तुझे वापस आना था। लेकिन किस्मत देख, वापस भी आई तो उसके पास जो मेरे साथ ही है, और मुझे तो तेरा ये चेहरा ही बर्दाश्त नहीं होता है। पता नहीं कैसे तू सबको इतनी प्यारी है। तभी जिया उससे बोलती है, आप मुझे एक बार मारने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अफसोस मैं वापस आ गई। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरी आंखों के सामने मरोगे। मैं आपको तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहती हूँ, और ये बहुत जल्दी होगा। आप मरोगे जैसे आपने मेरी आरू को मार दिया, आप भी जल्दी ही मरोगे। अगर आप मुझे फिर से मार सकते हो तो कोशिश कर लो, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने ही मरोगे। उसकी आंखों में नफरत से भरी आग देखकर एस्टीन थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो आगे कुछ बोलता तभी राज वहां आ जाता है। उसके हाथ में चेन थी। तभी एस्टीन उससे बोलता है, जल्दी बांधो इसे और इसके मुंह को बंद करो, वरना इसके आगे इसके मुंह से एक भी आवाज निकली तो मैं इसे अभी गोली मार दूंगा। इतना बोलकर एस्टन वहां से चला जाता है। तभी राज जिया के हाथ को चैन से बांध देता है और जिया के मुंह पर टेप लगा देता है। एपिसोड 200, मिस्टी सच बताने वाली है आदित्य से। राज जिया के चेहरे पर आए उसके बालों को पीछे करने लगता है। तभी जिया अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। उसे देखकर राज मुस्कुराते हुए उसे बोलता है, तुम मुझे बहुत पसंद हो। अब चाहे तुम ड्रामे करो या मुझसे दूर होने की कोशिश, मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। तो बेबी, तुमने बाहर जो किया उसके लिए तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। आराम करो, कुछ समय में तुम्हें एक गुड न्यूज़ लाकर दूंगा कि तुम्हारा वो प्यारा पति मर गया। वो मुस्कुराते हुए उस कमरे के बाहर आता है और वहां खड़े अपनी आदमियों से बोलता है, नजर रखना, अगर ये गलती से भी यहाँ से निकली तो मैं तुम सबको मार दूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। वही उस अंधेर कमरे में बैठी जिया वो अपने हाथ में बंदी चैन को देखते हुए बोलती है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं आपके पास सबसे ज्यादा सेफ हूँ। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हे भगवान, प्लीज मिस्टी और प्रीति ठीक हो। वो वही दीवार से टिक कर बैठी अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपा लेती है। मिस्टी का फ्लैट। रोहन और आरव की कार जैसे ही बिल्डिंग के नीचे आकर रुकती है, दोनों तुरंत सीढ़ियों से मिस्टी के फ्लैट की तरफ भागते हैं। वो दोनों जैसे ही वहां पहुंचते हैं, सामने का नजारा देखते ही दोनों के कदम थम जाते हैं। सामने मिस्टी और प्रीति बेहोश थी। आरव और रोहन दोनों जल्दी से भागकर उन दोनों के पास आते हुए दोनों को उठाने की कोशिश करने लगते हैं। आरव प्रीति को उठाते हुए बोलता है, प्रीति उठो बेबी, क्या हुआ तुम्हें?
तभी उसका ध्यान उसके सर के पास जाता है। वो देखते ही आरव की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि प्रीति के सर से काफी खून बह चुका था। वो देखते ही आरव तुरंत उसे गले लगाते हुए उसके गाल पर थपकी देते हुए घबराई सी आवाज में बोलता है, बेबी प्लीज गेट अप, उठो। ये किसने किया? रोहन मिस्टी का सर अपनी गोद में रखते हुए उसे उठाते हुए बोलता है, मिस्टी मिस्टी उठो, आंखें खोलो, देखो हम लोग आ गए हैं। वो उसके गाल को बार बार थपथपा रहा था। तभी मिस्टी को धीरे धीरे होश आने लगता है। उसे देखकर रोहन उससे बोलता है, मिस्टी क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों को किसने मारा? बताओ मुझे, मैं उसे जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर मिस्टी बोलती है, वो जिया। जिया। तभी उसकी नजर बेहोश प्रीति पर जाती है, तो वो उसे अपनी हल्की बेहोशी में भी उठाने की कोशिश करने लगती है। तभी आरव रोहन से बोलता है, रोहन ब्रो प्लीज चलो, दोनों को हॉस्पिटल ले चलते हैं, दोनों ही ठीक नहीं है अभी। उसकी बात मानकर रोहन हाँ में सर हिलाते हुए जल्दी से मिस्टी को गोद में उठा लेता है, तो आरव भी प्रीति को उठा लेता है। प्रीति के सर से कुछ ज्यादा ही खून बह चुका था। वही उसे ऐसे देखकर आरव की हालत खराब होती जा रही थी। वो दोनों उन दोनों को लेकर वहां से नीचे आ जाते हैं। आरव प्रीति को जल्दी से कार में बिठाता है, तो रोहन भी मिस्टी को बिठाने लगता है। तभी मिस्टी, जिसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी लेकिन वो जबरदस्ती अपनी आंखें खोलते हुए बोलती है, मुझे मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, जीजू के पास चलो, मुझे उन्हें कुछ बताना है, जल्दी करो, जीजू के पास चलो। रोहन मिस्टी से गुस्से में बोलता है, तुम पागल हो क्या? यहाँ तुम्हारी तबीयत खराब है और अब तुम बॉस के पास जाने की बात कर रही हो। वो उसे जबरदस्ती कार में बिठाने लगता है। तभी मिस्टी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है और उससे बोलती है, मैंने कहा मुझे जीजू के सामने ले चलो, इससे पहले कि देरी हो जाए। रोहन आरव को देखता है जो प्रीति को लेकर परेशान था, तो रोहन मिस्टी को गोद में लेते हुए उससे बोलता है, आरव प्रीति को लेकर हॉस्पिटल जाओ, उसकी हालत ज्यादा खराब है, मैं इसे लेकर ऑफिस जा रहा हूँ। आरव ओके बोलकर प्रीति को वहां से लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वही रोहन आसपास देखता है लेकिन उसके पास कार नहीं और मिस्टी भी कभी भी पूरी तरह से बेहोश हो सकती थी। तभी रोहन की नज़र मिस्टी की कार पर जाती है। वो जल्दी से उसे लेकर वहां आता है और गेट खोलने की कोशिश करता है, तो देखता है कार अनलॉक है और चाबी उसी में है। वो जल्दी से मिस्टी को साइड वाली सीट पर बिठाते हुए वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल, आरव प्रीति को लाकर हॉस्पिटल में एडमिट करता है। उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। वही बाहर खड़ा आरव वो परेशान होकर वही घूम रहा था। आदित्य का ऑफिस। आदित्य अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी उसे नीचे से एक कार के रुकने की आवाज सुनाई देती है। वो एक बार उस पर ध्यान देता है लेकिन फिर वो इग्नोर कर देता है। तभी अचानक से उसके केबिन का गेट खुलता है। वो सीधे गेट की तरफ सामने देखता है। सामने रोहन मिस्टी को गोद में लिए हुए वहां आ रहा था। रोहन को मिस्टी को ऐसे गोद में लिए हुए देखता है तो उससे बोलता है, ये क्या हो रहा है रोहन? अगर तुम्हें ऐसा ही कुछ करना है तो जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग भी बहुत खराब है, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ गलत बोल दूं जो यहाँ से। तभी रोहन उससे बोलता है, बॉस इसे आपसे कुछ जरूरी काम है तो इसलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ। वो मिस्टी को आराम से खड़ा करने की कोशिश करता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।